हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। बात करेंगे ईवीएस फॉर सीटेट 2022-23 को टारगेट करते हुए टॉप 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा, जिनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे और ये हमारा सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा आपके टिल एग्जाम तक। हर एक सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन का कलेक्शन, 50 क्वेश्चन का कलेक्शन हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे और सुपर फास्ट रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि सीटेट का जो है अच्छे मार्क्स गेन करने का यही मूल मंत्र है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें प्लस प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। जितने ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप कर सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो टॉप 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ईवीएस रहेगा और ये वो क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके 2022 में पिछले दिसंबर जनवरी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कहना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है, क्या तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए काम करती है? इस संस्था के प्रधान निम्न में से कौन है? मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह या फिर पीसी जोशी? डियर फ्रेंड, ये जो तरुण भारत संघ है ये एक एनजीओ है। क्या है? ये एक एनजीओ है जो कि भारत की एक गैर सरकारी संस्था है। अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना भी आप ध्यान रखिएगा 30 मई 1975 को हुई थी। कब हुई थी? 30 मई 1975 को तरुण भारत संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये जो संस्था है ये जल और वन को बचाने के लिए काम करती है। इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? राजेंद्र सिंह है। कौन है इसके संस्थापक? राजेंद्र सिंह है। ओके, प्रधान निम्न में से कौन है? प्रधान आपके राजेंद्र सिंह हो जाएंगे। इनको जल पुरुष भी कहा जाता है। किनको? राजेंद्र सिंह को जल पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 3 ऑप्शन बचे आपके, एक तो ऑप्शन आपका बचा ए, मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर कौन थी भाई? मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक थी। किसकी? नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक कौन थी? मेधा पाटेकर। सुंदरलाल बहुगुणा विश्वविख्यात, आप सभी को पता है, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। राजेंद्र सिंह ये तो हो ही गए, तरुण भारत संघ के संस्थापक। पीसी जोशी कौन थे भाई? पीसी जोशी, इनका पूरा नाम पूर्ण चंद्र जोशी था। ये भारत के एक साम्यवादी आंदोलन के प्रमुख जो आरंभिक नेता थे उनमें से ये एक थे। ठीक है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम महासचिव भी थे। कौन? पीसी जोशी। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता। क्षीणता का मतलब यहाँ पे डिप्लेशन से। किससे? डिप्लेशन है। ठीक है, यानी कि जो भूमिगत जल स्तर है वह गिरता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है। उसका मुख्य कारण क्या है? बारिश कम हो रही है या वृक्षों का आवरण कम हो रहा है, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल और हाथ के पंपों का उपयोग होना, नदियों का रुख बदल रहा है और बांध बनाए जा रहे हैं। देखिए, जो भूमिगत जो जल स्तर है, जो हमारा वाटर लेवल है जमीन के नीचे, वो गिरता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है। उसका कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है सिंचाई के लिए हम ट्यूबवेल यूज करते हैं, हाथ के पंपों यानी कि हैंड पंपों का यूज करते हैं। और जो ट्यूबवेल क्यों यूज किया जाता है भाई? खेती बाड़ी का काम हो रहा है, विकास कार्य हो रहे हैं, उसके लिए हम ट्यूबवेल का यूज करते हैं, घरों में हैंड पंप का यूज करते हैं। अधिक से अधिक वाटर नीचे से खींचा जा रहा है, जो कि भूमिगत जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। ऑप्शन सी यहां पे आपका राइट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा एसिड रेन जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें कौन कौन से एसिड मिले होते हैं? तो उसमें आपका नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल मिला होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होती है। किसके कारण? अम्लीय वर्षा नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होती है। निम्न में से कौन सा जल के विषय में सही नहीं है? जल एक सार्वभौमिक विलायक है। क्या ये बात सही नहीं है? ये एक सही बात है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही है। हमें गलत ढूंढना है। इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको पानी अपने अंदर घोल लेता है, ये भी बात सही है, लेकिन हमें गलत ढूंढना है। जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर सर्वाधिक होता है, ये बात यहाँ पे सरासर गलत है। यही ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। पदार्थ की 3 अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है, बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट हो जाता है। जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर सर्वाधिक होता है। डियर फ्रेंड, जल का घनत्व
4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। अगर ये ऑप्शन तब सही होता जब यहाँ पे लिखा होता 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं। जल का घनत्व तो 100 डिग्री सेल्सियस पर कम और 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? ये दूसरे पशुओं का मांस खाएंगे, घास एवं शाक, फल या फिर अनाज। देखिए, पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं के भोजन के लिए क्या होगा, दूसरे पशुओं के मांस खाने के लिए उपयुक्त होगा, ठीक है। जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, इनके दांत इस प्रकार के होते हैं जिनका प्रयोग वे शिकार करने के लिए चीरने फाड़ने के काम में लाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट वन। जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं, ऐसा क्षेत्र जहां खारा जल पाया जाता है, खारा पानी पाया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्र में उगते हैं उन्हें हैलोफाइट कहते हैं। हैलोफाइट को हिंदी में लवण मृदोद्भिद कहा जाता है। यही ऑप्शन भी आपका सही है, ऑप्शन ए क्या होगा, हैलोफाइट। ऐसे पौधे जो खारे जल, जहां खारा जल पाया जाता है, खारा पानी पाया जाता है, ऐसे क्षेत्र में उगते हैं, उन पौधों को हैलोफाइट कहा जाता है। हिंदी में यहाँ पे आपका लिख करके आ सकता है लवण मृदोद्भिद, लवण मृदोद्भिद, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। संथाली जनजाति होगी, गद्दी जनजाति, गौंड जनजाति या सहाविया जनजाति। देखिए यहाँ पे जो पूछ रहा है उन आदिवासी वर्गों की पहचान करनी है जो हिमाचल प्रदेश यानी कि भारत के मूल निवासी हैं, तो वह जो जनजाति है आपकी वो गद्दी जनजाति है। क्या है, गद्दी जनजाति, इसको लिखेंगे, ठीक है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है? सत्तरिया नृत्य, क्या ये मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है? रौफ भी होता है और ये रौफ भी लिखा होता है, ठीक है। चेराव या फिर गरबा, मिजोरम का पूछ रहा है, तो जो चेराव है यहाँ पे, चेराव नृत्य, ये मिजोरम का एक पारंपरिक बास नृत्य है। चेराव, इसको क्या कहा जाता है? इसको बास नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बास नृत्य भी कहा जाता है, जो कि मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बचता है फर्स्ट वन, सत्तरिया नृत्य। ये जो सत्तरिया नृत्य है ये आपका, ठीक है, सत्तरिया नृत्य आपका ये होता है आपका असम का। कहाँ का? असम का लोकप्रिय नृत्य है सत्तरिया नृत्य, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है ये। बचता है आपका रौफ, जिसको रौफ भी लिखते हैं, रौफ भी लिखते हैं। ये आपका जम्मू एवं कश्मीर का है। कहाँ का है? जम्मू एवं कश्मीर का लोक नृत्य है ये, ठीक है, रौफ। बचता है गरबा। गरबा कहाँ का है? गरबा आपका गुजरात का है। कहाँ का है? गरबा आपका गुजरात का है। ये आप लिख लीजिए, ध्यान रखिएगा। तो जो क्वेश्चन में पूछ रहा था मिजोरम, वो आपका चेराव हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ये आपके 5 जनवरी 2022 के क्वेश्चन हैं, ठीक है। मोस्टली 5 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था वहां के क्वेश्चन हैं। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग पूछ रहा है, तो भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। कहां तक? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी जो लंबाई है वो 4233, कितनी? 4233 किलोमीटर है। कितनी है? 4233 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है, जिसकी लंबाई 4233 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर पूछ ले कि जो है कि भारत का रेल नेटवर्क लगभग कितना लंबा है, तो जो भारत का रेल नेटवर्क है वो लगभग 65,000 किलोमीटर है। कितना है? 65,000 किलोमीटर। ओके, बात क्लियर होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन यान में किस वर्ष में हुआ था? एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी ये, ठीक है। इनका जो निधन हुआ था यान में वो किस वर्ष हुआ था? यह आपका 2003 में हुआ था। डेट भी याद रखिएगा, 1 फरवरी 2003 को हुआ था, और ये उस समय हुआ था जब ये अंतरिक्ष यान से वापस लौट रही थी, ठीक है।
कब हुआ था? अंतरिक्ष यान से वापस लौट रही थी तब 1 फरवरी 2003 को यान में ही इनका जो है निधन हुआ था और ये मूल रूप से हरियाणा के करनाल में पैदा हुई थी। ओके, और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं। भाई अलग अलग पक्षी हैं, उनका अलग अलग घर बनाने का तरीका होता है, घोंसला बनाने का तरीका होता है और घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई जो है रॉबिन पक्षी है, पत्थरों के बीच अंडा देता है, मतलब घोंसला बनाता है, या कोई लटकता हुआ बनाता है, अलग अलग तरीके से। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं? वो आपका है बसंत गौरी, जिसको हम बारबेट भी कहते हैं। ये पेड़ के तने में गहरा छेद बना करके, पेड़ के तने में एक गहरा छेद बना करके अपने घोंसले बनाते हैं। कौन? बसंत गौरी, जिसको बारबेट भी कहते हैं, और वहां पर ये अपने अंडों को रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा था कि कौन से पक्षी पेड़ के तनों में, तो वो पक्षी आपका बसंत गौरी बारबेट है जो पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाते हैं। अगर पूछ ले कौवा, तो जो कौवा है ये पेड़ की ऊंची डाल पर, कहां? पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। फिर आता है दर्जी पक्षी। जो दर्जी चिड़िया होती है ये इसकी चोंच बड़ी नुकीली होती है, ठीक है, और ये नुकीली चोंच से पहले तो पत्तों को क्या कर लेती है? छिल लेती है, ठीक है, और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है, यही उसका घोंसला होता है। शक्करखोरा की बात करें, जिसको सनबर्ड कहा जाता है, तो ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला इसका होता है। बात क्लियर हुई? क्वेश्चन में पूछ रहा था पेड़ के तनों में, तो आपका बसंत गौरी बारबेट हो जाएगा। क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस का एक थीम है? पहले तो ये समझ लीजिए प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के 6 थीम, कितने? 6 थीम जो है शामिल किए गए हैं। वो जो थीम है उनका नाम क्या क्या है? एक तो है परिवार और मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा आश्रय, चौथा पानी, पांचवा यात्रा और छठा जो है वो है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी आ गया। जो 6 थीम हैं आपकी ईवीएस की, उनमें एक शामिल ये भी है, हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं, ये ईवीएस का एक थीम है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त रहेगा? प्रतिदिन मूल्यांकन किया जाए, प्रति माह किया जाए, 6 महीने में, या पूरे साल में एक बार ही किया जाए? देखिए यहाँ पे मूल्यांकन प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, ईवीएस की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्रतिदिन मूल्यांकन करना उचित रहेगा। इससे बच्चों के सीखने सिखाने की जो है पता लगेगा कि बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे ने कितना अधिगम किया, बच्चे की कमजोरियां क्या हैं, उनका निदान कैसे किया जा सकता है, उसका उपचार कैसे किया जा सकता है। अगर प्रतिदिन मूल्यांकन होता रहेगा तो बच्चे के अंदर की कमजोरी खत्म हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका राइट हो जाएगा। बहुत ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं, फिर भी थोड़ा टाइम तो लगता ही, थोड़ा तो एक्सप्लेन करना ही पड़ता है। बाकी सुपर फास्ट रिवीजन है हमारा। 3 राज्यों का एक ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, यानी कि 3 राज्यों का एक ऐसा ग्रुप है जिनके किसी भी किनारे पर अरब सागर टच हो रहा है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आपको बताते चलें अरब सागर के किनारे जो सटे भारत के राज्य हैं उसमें आपका केरल भी आता है, कर्नाटक भी आता है, महाराष्ट्र भी आता है। ये तो चलो हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट वन। लेकिन इसके अलावा और भी राज्य आते हैं, जैसे आपका गुजरात हो गया, वो भी अरब सागर के तट पर ही है। गोवा हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली और दमन दीव, ये भी हमारे उधर ही आते हैं अरब सागर के तट पर। तो इसमें ऑप्शन ए केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये 3 राज्यों का एक ऐसा समूह है जिनके किसी किनारे पर अरब सागर बहता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संसार की 5वीं और भारत की पहली, संसार की 5वीं पूरे संसार की, विश्व की, और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, उनका क्या नाम है? उनका जो नाम है क्या है? बछेंद्री पाल है, सुनीता विलियम्स है, कर्णम मल्लेश्वरी है, या संतोष यादव है? डियर फ्रेंड, यहाँ पे हम बात करेंगे संसार की 5वीं और भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल की, ठीक है। इन्होंने 23 मई, कब की बात है? 23 मई 1984 को विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। उनका नाम बछेंद्री पाल है। कब फतह हासिल की थी?
23 मई 1984 डेट याद रखिएगा, डेट भी पूछ लेगा। बछेंद्री पाल का जन्म कहाँ हुआ था? बछेंद्री पाल का जन्म उत्तराखंड के नाकुरी नामक गांव में हुआ था। बात क्लियर हुई। सिंपल क्वेश्चन है, नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाना सबसे अच्छा लगता है? आंध्र प्रदेश है, गोवा है, तमिलनाडु है या फिर केरल है? तो उबले हुए टैपियोका को नारियल का उपयोग करके बनाई गई किसी भी करी के साथ भोजन करना केरल। कहां? केरल में लोकप्रिय है। कहां लोकप्रिय है? केरल में। ऑप्शन डी इज द राइट वन। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय पूछ रहा है। किस समय में मधुमक्खी पालना जो है सबसे उचित रहता है, सर्वोत्तम रहता है समय? वो आपका अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है वह मधुमक्खी पालन के लिए बेस्ट टाइम होता है। याद रखिएगा, अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, ऑप्शन ए, और वो भी बिहार के राज्य के लिए। पर्यावरण अध्ययन में ग्रह अधिविन्यास। देखिए अधिविन्यास, बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूजन हो जाएंगे कि अधिविन्यास क्या होता है। अधिविन्यास का मतलब यहाँ पे असाइनमेंट से है, असाइनमेंट से है, यानी कि होम असाइनमेंट, होमवर्क से है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में जो होमवर्क दिया जाता है उसका क्या उद्देश्य होता है? पुनरावृत्ति एवं सुदृढ़ीकरण, घर पर समय का सदुपयोग हो पाए होमवर्क के माध्यम से, विद्यालय में सीखी संकल्पनाओं में दक्षता हासिल करेगा बच्चा, या सीखने का विस्तार होगा। पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास या होम असाइनमेंट का उद्देश्य होता है सीखने का विस्तार। जब बच्चे को होमवर्क दिया जाता है, जो भी पढ़ाया गया वो होमवर्क दिया गया, तो उस होमवर्क के माध्यम से बच्चा जो भी क्लास में पढ़ा उसका रिवीजन होता है, प्लस सीखने में विस्तार होता है, अधिगम में विस्तार होता है, बच्चा बेहतर सीख पाता है, चीजें रिवाइज कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण? कहाँ हमको सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण मिलेगा? जल में, यानी कि पानी में आपको सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण मिलेगा। कैसी बच्चों वाली बात है। जंगल में हमें समाज और संस्कृति मिलेगा। कैसे मिल सकता है? स्मारक में समाज और संस्कृति मिलेगा? जी नहीं, हमें समाज और संस्कृति से जुड़ा वातावरण हमारे समुदाय में मिलता है। जो हमारा समुदाय है, ग्रुप है, समूह है, समाज है, समाज और समुदाय एक ही चीज है ना। इसी में हमें सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण देखने को मिलता है, समुदाय में देखने को मिलता है। समुदाय में परंपराओं और विकास के द्वारा दृष्टिकोण, व्यवहार और मूल्यों में परिवर्तन समुदाय के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 20, पाठ्य योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण एनालिसिस के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है? पाठ्य योजना क्या होती है? पाठ्य योजना यानी कि कक्षा में जाने से पहले अध्यापक के द्वारा जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसको पूरी तरीके से एक प्लान करके तैयार कर लिया जाता है ना। शिक्षण सामग्री जो बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, पाठ्य योजना या लेसन प्लान होता है ना। तो पाठ्य योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए आपको? वहाँ पे आपको सामग्री जो भी होती है उसके उद्देश्यों का गठन करना चाहिए। इसमें पढ़ाई जाने वाली पाठ का शीर्षक होना चाहिए, और आपका कक्षा, कालांश, अवधि, विषय, प्रकरण, दिनांक, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। तो सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना जो है वो इसमें आपका बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, बात क्लियर हुई। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द किससे संबंधित है? समग्र का मतलब क्या होता है? देखिए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज रिलेटेड टू। संज्ञानात्मक स्तर से समग्र का मतलब क्या है? संज्ञानात्मक स्तर, सह पाठचर्या क्रियाकलाप, समग्र विकास या शैक्षिक स्तर। देखिए, समग्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होलिस्टिक। क्या कहते हैं? होलिस्टिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समग्र का मतलब होता है समग्र विकास से, या यूं कहें सर्वांगीण विकास से, संपूर्ण विकास से, होलिस्टिक डेवलपमेंट से। ऑप्शन सी इज द राइट वन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? आपको हम पहले ही बता चुके हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के 6 थीम है। कितने थीम है? 6। पहला है परिवार और मित्र। हम आपको लिख करके बता देते हैं जो 6 थीम है, परिवार और मित्र, ये आपकी पहली थीम हो गई। दूसरी है आपकी भोजन, ओके। तीसरी है आपकी आश्रय, क्या कहते हैं उसको? आश्रय, रहने का स्थान। चौथा है आपका जल, चौथा क्या है? जल। पांचवा है आपका यात्रा। छठी थीम है चीजें जो हम बनाते हैं और
करते हैं। तो इसमें इंक्लूड क्या हुआ, इसमें आपको जल मिला, ठीक है। बाकी कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं मिला, 6 थीम में सिर्फ एक मिल रहा है, वो है हमारा जल, जो कि हमारी चौथी थीम है। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य कौन कौन से हैं? 3 नेबरिंग स्टेट्स सराउंडिंग मिजोरम आर। मिजोरम राज्य की सीमाएं भारत के 3 राज्यों असम, त्रिपुरा और मणिपुर, कौन है? त्रिपुरा, असम और मणिपुर से लगी हुई हैं, ठीक है। ऑप्शन डी आप याद रखिएगा, मिजोरम के निकटवर्ती अगर राज्य पूछ ले तो आपका त्रिपुरा, असम और मणिपुर हो जाएगा। चलिए जानते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है? तो ये किस देश का भाग है? नेपाल का है। कहाँ का है? नेपाल का भाग है, ठीक है। नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्या कहा जाता है? सागर माथा कहते हैं। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कितनी है? 8,848 मीटर, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में अगर बात करें तो तिब्बत में इसको कोमोलंगमा कहा जाता है। तिब्बत में इसको कोमोलंगमा कहा जाता है। किसको? माउंट एवरेस्ट को, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है किस देश का भाग है? नेपाल का भाग है। नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं। ऊंचाई इसकी 8,848 मीटर। आपकी मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है। जो आपकी फ्रेंड है उसके दांत कमजोर हैं, हड्डियों के कारण वो अस्वस्थ रहती है। उनके उबरने के लिए या उनको अच्छा करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? तो देखिए, स्वस्थ रहने के लिए शरीर को क्या चाहिए? विटामिन चाहिए भाई, मिनरल्स चाहिए, है ना। दांतों और हड्डियों की कमजोरी कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी की कमी से होती है। और ये कमी हम कहाँ से पूरी कर सकते हैं? ये कमी हम दूध से पूरी कर सकते हैं। भाई कैल्शियम सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? दूध में मिलता है। सब्जियों से पूरी कर सकते हैं। हमको फास्फोरस भी चाहिए, पालक चाहिए, पालक से प्राप्त कर सकते हैं हम विटामिन, और विटामिन डी है ना। कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, इन सब की कमी कहाँ से पूरी कर सकते हैं? दूध, सब्जियां, पालक और फल से पूरी करके हम अपने दोस्त को हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रख सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस सिखाने के लिए चुनौती क्या है? रटना सीखना, कि मतलब कैसे जो है रटना सीखा जाए, और रोट लर्निंग पर फोकस, सम्मित आधारित सीखने का स्तर, कहने का मतलब है मेमोरी बेस्ड लेवल ऑफ लर्निंग, या फिर अवधारणाओं का विवरण, डिस्क्रिप्शंस ऑफ कॉन्सेप्ट, बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के लिए बच्चों को उनके ज्ञान का निर्माण करने के लिए अवसर देना। क्या करना? बच्चों को उनके ज्ञान के निर्माण के लिए अवसर देना मुख्य चुनौती है। क्यों? क्योंकि बिना अवसर मिले वो अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक क्षमताओं के द्वारा पर्यावरण अध्ययन नहीं सीख पाएंगे। बात क्लियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठचर्या, ईवीएस के सिलेबस में उपविषय क्या है? थीम और उप थीम। तो देखिए यहाँ पे परिवार और दोस्त, आश्रय, है ना, और आपका यात्रा, ये सब क्या है? ये सभी इसमें क्या है? थीम है। लेकिन जो पौधे हैं ये उसमें उप थीम है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड और इंटीग्रेटेड, एकीकृत करने के लिए इसमें 6 मुख्य विषय यानी कि 6 मुख्य थीम तैयार की गई, जिसमें आपका परिवार मित्र आ जाता है ना, आपका आश्रय आ जाता है, भोजन आ जाता है, पानी आ जाता है, यात्रा आ जाती है, और चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। जबकि जो पौधे हैं वो इन मुख्य विषय के अंतर्गत क्या है? एक उप विषय हैं, ठीक है। ये उप विषय हैं। जो पौधे हैं वो क्या है? उप थीम है, उप विषय हैं। ऑप्शन सी इज द राइट वन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं यदि क्या मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती हैं, इसलिए, या प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाती है, या शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं, या पाठ्यपुस्तक संसाधन के रूप में शामिल है इसलिए। देखिए भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं जब भोजन के मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती हैं तब। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर, ठीक है। इसमें इस विषय पर अलग अलग दृष्टिकोण प्राप्त होता है, लोग अलग अलग नजरिए से इसको देखते हैं, और प्रामाणिक ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, ठीक है। विद्यार्थियों में संवाद कौशल का भी विकास इससे होता है, और जो है कि कह सकते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट या कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट होती है इससे।
ईवीएस सीखने के लिए कौन सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है? सबसे अच्छा संसाधन है क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। बच्चों को जो चीज़ आप सिखाना चाहते हैं, अगर बच्चों को आप घुमाने ले जाना चाहते हैं, तो वहाँ अगर बच्चा डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को देख पाएगा और आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो चीज़ें उसके दिमाग में हमेशा के लिए स्टोर हो जाती हैं। इसलिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन जो है वो ईवीएस सिखाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु क्या है? फोकस ऑफ असेसमेंट ऑन इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग इज। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन। देखिए, सीखने के रूप में आकलन जो होता है इसका मतलब होता है स्व आकलन। सीखने के रूप में आकलन का मतलब होता है स्व आकलन। यहाँ पे पूछ रहा है सीखने में सुधार पर आकलन का जो बिंदु होगा आपका वो हो जाएगा सीखने के लिए आकलन। क्या हो जाएगा? सीखने के लिए आकलन। ठीक है, ये लर्निंग की प्रोसेस में सुधार के उद्देश्य से जानकारी को पहले कलेक्ट करना और फिर उसको उपयोग करने का एक प्रोसेस होता है। ऑप्शन ए सीखने के लिए आकलन, आकलन इज द बेस्ट वन। क्वेश्चन कहता है पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े होते हैं? ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे अर्जेंटीना लिखा है। ठीक है, अर्जेंटीना लिखा है, ARJENTINA, अर्जेंटीना। ऑप्शन भी यही हमारा सही है, लेकिन बात को समझिएगा। देखिए, पृथ्वी के गोल होने के कारण ऊपर नीचे कोई नहीं है, ठीक है, बल्कि सापेक्ष होता है। ऊपर ऐसा नहीं कि कोई ऊपर है कोई नीचे होता, सब सापेक्ष है। लेकिन भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर होगा, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? ठीक है, छिपकली, चमगादड़, कलचिड़ी और बिच्छू, ये जंतुओं के किस वर्ग के हैं? देखिए, जो छिपकली है ये जंतु श्रेणी सरीसृपों के स्क्वामाटा गण की एक सदस्य है। ठीक है, तो ये जो आपकी हो जाएगी छिपकली, ये सरीसृप है। किस श्रेणी में आएगी? किस वर्ग में? सरीसृप श्रेणी में, वर्ग में आ जाएगी। फिर है चमगादड़। चमगादड़ ये आकाश में उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी है। क्या है? एकमात्र स्तनधारी पक्षी है और ये उड़ते समय प्राश्रव्य तरंगे छोड़ता है। इसके जो आगे के पैर या अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। दूसरा है कलचिड़ी, इंडियन रॉबिन बर्ड यानी कि कलचिड़ी। ठीक है, ये भारत, भूटान, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान में पाया जाता है। ये अपनी सुरीली आवाज के लिए प्रसिद्ध होता है, जो कि एक पक्षी है कलचिड़ी। ठीक है, पक्षी वर्ग में आता है। रही बात बिच्छू की, आर्थ्रोपोडा संघ का सांस लेने वाला जहरीला कीट जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा बिच्छू हो जाएगा, जो कि आर्थ्रोपोडा संघ का है। ऑप्शन इसमें जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मैच करना होगा। क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। ऐसे लोग जो जहां भारी बारिश होती है, ऐसे गांव के जो लोग होते हैं उनको घर कैसे बनाने चाहिए? ऐसे लोगों को जो घर हैं वह बांस के खंभों पर ढालू छत वाले बनाने चाहिए। कैसे बनाने चाहिए? बांस के जो है घर यानी कि मजबूत बांस के खंभों से बने होने चाहिए, क्योंकि बांस जो है वो अपनी मजबूत संरचना के साथ सबसे अधिक उपलब्ध संसाधन होता है। और घर के अंदर का भाग लकड़ी का बना होना चाहिए, जिससे बांस के आधार पर उसको रखा जाए। ठीक है, और अधिकांश गांव अपने लकड़ी के घरों को जमीन से 3 से 3.5 मीटर ऊपर मजबूत बांस के खंभों पर बनाते भी हैं, क्योंकि ऐसे राज्यों में अक्सर बाढ़ भी आती रहती है, इसीलिए बांस के खंभों पर उनका अपना घर बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उस महिला वेटलिफ्टर का नाम क्या है? कौन? महिला वेटलिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 मेडल जीते हैं? कौन है वो? वो है आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। क्या नाम है? कर्णम मल्लेश्वरी भारत की वह वेटलिफ्टर या भारोत्तोलक हैं, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 मेडल जीते हैं। कितने? 29 मेडल जीते हैं। ठीक है, अगर पूछ ले जन्म, तो कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और कर्णम मल्लेश्वरी को अगर आगे बात करें तो कर्णम मल्लेश्वरी को 1994 में अर्जुन पुरस्कार और 1999 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मल्लेश्वरी को 1999 में ही पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बात हो रही थी कर्णम मल्लेश्वरी की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
मेंढकों और कीटों को फांसने, जो कि इस तरीके का पौधा होता है, ऊपर ऐसे ही ढक्कन होता है इसके, जब इसमें गिर जाते हैं तो ढक्कन बंद हो जाता है। घटपर्णी पौधा होता है ये। मेंढकों और कीटों को फांसने और खाने यानी कि पकड़कर खा जाने वाले घटपर्णी पौधा निपेंथिस पौधा कहाँ पाया जाता है? ये जो पौधा है आपका वो मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है, एक लंबे घड़े आकार जैसा ये होता है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में अगर बात करें वर्तमान में, पहले तो 29 राज्य थे, लेकिन अभी घट करके 28 राज्य रह गए हैं वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह क्या है? मच्छरों के काटने से एक तो डेंगू हो जाता है, दूसरा आपका चिकनगुनिया हो जाता है, और मलेरिया जैसे भयानक घातक बीमारियां हो जाती हैं मच्छरों के काटने से। ठीक है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया कौन फैलाता है? मच्छर फैलाते हैं। क्वेश्चन कहता है 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये जो क्वेश्चन है आपका वो 10 जनवरी 2022 को पूछा गया था। 10 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है। 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयरन आपका आंवला, पालक, गुड़ में प्रचुर मात्रा में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे, देखिएगा। हमारे देश के नीचे दिए गए किन 2 राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी, ये किन 2 जो है राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय जो भोजन है वो इडली, वड़ा, डोसा, सांभर है, वो है आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, हमारे देश के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश 2 राज्यों के लोगों का जो सर्वप्रिय भोजन है वो क्या है? इडली, वड़ा पाव, डोसा और आपका सांभर है, नारियल की चटनी है। ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोग इसको बड़े ही प्यार से खाते हैं। कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का एक भाग है? यह जिला आपका उत्तर प्रदेश का ही एक भाग है। कहाँ? यह जिला उत्तर प्रदेश राज्य का ही एक भाग है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। क्वेश्चंस कैसे रहे और जो है थोड़ा फास्ट से पढ़ाने का प्रयास है ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है कवर कर पाऊँ। लास्ट में एक कमेंट जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि क्या इसी तरीके से फास्ट रिवीजन करवाया जाए। 100 क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? रेत के टीले आपके जो है कि आबू धाबी यानी कि अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इंग्लैंड है, बर्लिन है, यूरोप है, ये महाद्वीप के देश हैं जो कि ठंडे प्रदेश हैं। और बांग्लादेश इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, एशिया ये महाद्वीप का देश है जहां वन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? आबू धाबी, अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए ये आपके नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ? नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में राज्य में स्थित है और यहाँ एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है? वो आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन इज भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था? 1936 में स्थापना इसकी हुई थी। तो देखिए, यह आपका जो है इसका नाम हेली भी आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। हेली जो है गवर्नर थे एक मैल्कम हेली, उनके नाम पर इसको हेली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। सुनिए, देखिए, इसका नाम अभी हम लोग इसको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, जो कि आपका उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। ओके, 1934 में संयुक्त प्रांत के गवर्नर मैल्कम हेली ने इसे जैविक उद्यान घोषित किया था। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को 1936 में गवर्नर मैल्कम हेली के नाम पर इसे हेली नेशनल पार्क का नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? हेली राष्ट्रीय उद्यान, हेली नेशनल पार्क का नाम दिया गया था। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है?
जो मैना है वह झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर लेती है, और जो उल्लू होता है वो तो अपनी गर्दन को पूरा घुमा ही लेता है। ठीक है, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक पूरी घुमा सकता है। तो यहाँ पे बात हो रही है झटके से। झटके से आपकी जो मैना है वह झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में निम्न से कौन जो है वो एक दूसरे से भिन्न है? इन चारों में कोई एक ऐसा है जो इन पांचों से सबसे अलग है, वो आपका है कौवा। कौन है? कौवा अन्य जंतुओं से अलग है। कौवा आकाश में उड़ने वाला एक पक्षी है, जबकि आपका कछुआ हो गया, आपका घड़ियाल हो गया, आपका बतख हो गई, मछली हो गई, ये क्या है? ये सभी जलीय जीव हैं जो कि पानी में रहते हैं, लेकिन कौवा जो है ये पानी में नहीं रहता, इसीलिए ये सबसे अलग हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग कौन से होते हैं? वो रंग आपके काला और सफेद होता है। कौन सा रंग होता है? काला और सफेद होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर दे करके जाइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा कौन सा है? तो ये जो पौधा है आपका, उसका नाम क्या होगा? वह सरसों हो जाएगा। ठीक है, सरसों का पौधा जब छोटा होता है तब उसकी पत्तियां का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके बीजों से तेल निकालने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, वो आपका सरसों हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? कौन अपनी गर्दन को काफी हद तक? वो आपका उल्लू है। जैसा मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि उल्लू जो है वो उल्लू के विचित्र पक्षी कहा गया, जिसे रात में भी दिखाई देता है, तो उसे जो है दिखाई तो दिन में भी देता है, लेकिन उतना क्लियर स्पष्ट नहीं देख पाता वो। रात में इसके कान बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। और डियर फ्रेंड, आपसे कहना चाहेंगे वीडियो को प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।